Good morning, students. Today we are continuing our chapter Indian Economy on the Eve of Independence. Our next topic is foreign trade under the British rule. फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल के अंडर में कैसा था, उसकी क्या सिचुएशन थी, इंडिया बाहर से कैसे परचेज करता था और यहाँ से गुड्स बाहर कैसे जाता था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है। तो उस टाइम ऐसा होता था कि इंडिया के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता था और ब्रिटिशर्स उसको क्या करते थे, लो कॉस्ट में परचेज कर लेते थे और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स बन के आता था उसके लिए एक उनको मार्केट चाहिए होता था। तो वो मार्केट इंडिया में बहुत अच्छा मिला उनको। तो करते क्या थे, वो यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया और फिनिश्ड गुड्स बना के यहाँ पे सेल कर दिया। तो उससे होता ये था कि नाम उनका होता था, जबकि होना किसके चाहिए था, जिसका रॉ मटेरियल है उसका नाम होना चाहिए, प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए। तो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल होता था बहुत अच्छी क्वालिटी का, और वो उनको लेके फिनिश्ड गुड्स बनाते थे अपनी ब्रिटेन में ले जा कर के। ठीक है, तो इसमें देखो आप, India was a well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory work, and precious stone. But the British converted India into a net exporter of raw material and importer of finished goods. एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को और इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स को। It was all due to discriminatory policy of trade and tariff pursued by the British government. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या होता था कि यहाँ से कोई गुड्स अगर फॉरेन में जा रहा है अदर देन ब्रिटेन, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगता था। बट फॉरेन से यहाँ से कोई गुड्स ब्रिटेन जा रहा है या ब्रिटेन से यहाँ आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। ठीक है, इससे बेनिफिट मिलता था सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश इकोनॉमी को इससे बेनिफिट मिलता था। तो फिर नेक्स्ट देखो आप, स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द following observations. First, net exporter of primary product and importer of finished goods. Due to colonial exploitation of the Indian economy, India became net exporter of raw material and primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. इंडिगो आपके कहाँ यूज़ होता था, जो ब्रिटिशर्स के कपड़े बनाने की जितने भी वो कंपनीज थी उसमें कलर करने में यूज़ होता था इंडिगो। तो वो क्या करते थे, फार्मर्स को बोलते थे आप इंडिगो प्रोड्यूस करें, फूड प्रोड्यूस नहीं करके इंडिगो प्रोड्यूस करें। ऑन द अदर हैंड इट बिकेम नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री। और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहा है उनको वो इंपोर्ट कर रहे हैं। आवर इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स besides several types of capital goods produced in England. Composition of export and import reflected utter बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इससे क्या शो हो रहा था, आपकी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस शो हो रही थी, क्योंकि अगर आप फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस शो हो रही है। जबकि होना क्या चाहिए, आप फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पे फॉरेनर्स का क्या था, ब्रिटिशर्स का क्या था, मोनोपोली कंट्रोल था।
इसमें मेन लाइन देखो, मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। जो आपके फॉरेन ट्रेड जितना भी होता था उसका 50% से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड ग्रेट ब्रिटेन से होता था। वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो प्राइमरी प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल होता था उसका एक्सपोर्ट होता था इंडिया से ब्रिटिशर्स को। एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अभी बताया मैंने आपको कि उनको क्या चाहिए था, मार्केट चाहिए था, और वो आपको इंडियन मार्केट प्रोवाइड कराता, इंडिया उनको एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराता था। फिर थर्ड है सरप्लस ट्रेड ओनली टू द बेनिफिट टू फॉर ब्रिटिश। जो सरप्लस ट्रेड होता था आपके, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो उसको वो कहाँ यूज़ करते थे, खुद के लिए यूज़ करते थे, खुद की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आवर एक्सपोर्ट एक्सीड आवर इम्पोर्ट। अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इस रीजन से ट्रेड सरप्लस हो रहा था। इट इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब वही होता है आपके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फॉरेन से कितना पैसा आया कितना गया, उनके डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट नोट दिस पॉइंट्स केयरफुली। कौन कौन से पॉइंट है देखो। दिस सरप्लस वाज ड्यू टू लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। और इसमें क्या है, एक्सपोर्ट तो हो रहा है बट किसका हो रहा है, प्राइमरी गुड्स का हो रहा है, विच इज़ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और इससे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस शो हो रही है। द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मीट। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है ये, किस किस चीज़ों के लिए हो रहा है देखो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के ऑफिस थे उनको चलाने के लिए यूज़ होता था। और सेकंड, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ती थी उसमें जो एक्सपेंसेस होते थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और इससे क्या हो रहा था, आपकी इंडिया की जो वेल्थ थी वो ख़त्म होती जा रही थी। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये आपकी इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपके डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट पॉइंट है उसका बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बस इसमें आपको सिर्फ डेटा याद रखना है, बर्थ रेट और डेथ रेट कितनी थी उस टाइम। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना, बर्थ रेट है 48 पर 1000 और डेथ रेट है 40 पर 1000। ये ध्यान रखना, बर्थ रेट डेथ रेट पर 1000 में होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते हैं। फिर है आपके सेकंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग होता है जो 1 साल तक के बच्चों की डेथ हो जाती है उनको बोलते हैं इन्फेंट। तो ये चीज़ होती है आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। और ये कितनी थी उस टाइम देखो आप, इट वॉज 218 पर 1000। बहुत ज़्यादा है ये, 218 बेबीज़ जो है, मतलब 1 ईयर, विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती थी। और एट प्रेजेंट कितनी है, ओनली 32 पर 1000, क्योंकि अभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी है आपके यहाँ पे। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम बहुत कम थी, ओनली 32 ईयर्स एवरेज लाइफ होती थी। और अभी एट प्रेजेंट कितनी है, 69.4 ईयर्स। और ये इससे आपकी बैकवर्डनेस शो होती है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, इस रीज़न से कम थी ये। फिर फोर्थ आता है आपके लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी उस टाइम, ओनली 16% थी। और फीमेल की तो रेट और बहुत कम थी, ओनली 7% थी। तो इससे क्या शो हो रहा है, जेंडर बायसनेस शो हो रही है, क्योंकि जो फीमेल थी उस टाइम उनकी एजुकेशन को इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता था। उस टाइम यही आपकी थिंकिंग थी कि फीमेल पढ़ लिख के क्या करेगी,
बट ये जो थिंकिंग थी वो गलत थी। ठीक है, फिर देखो आप नेक्स्ट आता है आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। In the history of demographic transition, 1921 is regarded as the year of Great Divide. 1921 को year of Great Divide कहा जाता है। अंडरलाइन करें इसको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। Prior to 1921, population growth in India was never consistent. 1921 से पहले population growth consistent नहीं थी। Size of population kept fluctuating, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होता था। Increasing in one census and decreasing in the other, कभी कम कभी ज़्यादा। After 1921, population in India recorded a consistent rise. और इसके बाद उनमें क्या हुआ है, consistent rise हुआ है, increase हुआ है। Thus, the census 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population. आपके 1901 में जो सेंसस हुआ था, आप सेंसस का मीनिंग ध्यान रखना, 1881 से स्टार्ट हुआ था पॉपुलेशन का सेंसस, और हर 10 ईयर्स में पॉपुलेशन सेंसस होता है। द सेंसस 1911 शोड अ राइज इन 1.38 करोड़, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगेन द सेंसस 1921 शोड अ डिक्लाइन ऑफ 0.07 करोड़। तो ये क्या हो रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज ऐसे हो रहा है। तो 1921 को ईयर ऑफ डिवाइड इसी रीजन से कहते हैं, क्योंकि उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी की जो इंडियन इकोनॉमी में जो आपकी पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। फिर देखो नेक्स्ट, अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूसली तो आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेंस लो। और जब आप मेंटेनेंस पे ही ज़्यादा एक्सपेंसेस करोगे तो आपके ग्रोथ ओरिएंटेड एक्सपेंसेस कम होंगे। हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टूवर्ड्स इट बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन। और इसी वजह से आपकी जो ये जो ग्रोथ रेट आपकी लो थी, किसकी, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट लो थी और मेंटेनेंस की ज़्यादा थी। तो ये इसका क्या, ये जो पॉइंट आउट करता है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बैकवर्डनेस है और स्टैग्नेशन स्टेज पे है, मतलब इसकी ग्रोथ न के बराबर हो रही है। स्टैग्नेशन का मीनिंग हो रहा है न के बराबर। However, the underlying fact is till 1951 the rise in India's population was never alarming. It ranged between mid to modest. 1951 तक आपकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत मिडिल रेंज की थी। It was only from 1951 onwards that the rise in population became explosive in nature. और 1951 के बाद आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। फिर नेक्स्ट आता है आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके ऑक्यूपेशन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, उसमें कितने कितने पीपल वर्क कर रहे हैं। तो देखो प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते थे 72.7%, सेकेंडरी में वर्क करते थे 10.1 और टर्शरी में वर्क करते थे 17.2%। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जितना आपका प्राइमरी का परसेंटेज ज़्यादा होगा उतनी आपकी बैकवर्डनेस शो होती है, और जितना आपका टर्शरी का सेक्टर ज़्यादा होगा, मतलब सर्विसेज ज़्यादा होगी, तो वो आपकी इकोनॉमी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो उस टाइम आपकी इकोनॉमी क्या थी, बहुत मतलब बैकवर्ड थी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे 72.7%। अब ये अलग अलग परसेंटेज जो गिवन है वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको यही ध्यान रखना है प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है और टर्शरी में कितना है, बस इतना परसेंटेज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है इसमें। फिर देखो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम टेबल 2। फर्स्ट, एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स है क्योंकि 72.7% उसमें वर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्री एंड
इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसमें देखो आप, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रीफली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा। और ये आपके, ये ध्यान रखना है कि ये यूएसए में 32% है, और इंग्लैंड में 42% है, और जापान में 39% है। तो देखो आप, इंडिया में ओनली 9% है। तो इस वजह से आपकी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। फिर है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड इस रीज़न से है क्योंकि आपके कुछ सेक्टर जो है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, उनके परसेंटेज बहुत हाई है और सेकेंडरी और टर्शरी के लो है। तो ये बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है। बैलेंस्ड ग्रोथ का मीनिंग ये होता है कि तीनों सेक्टर में इक्वल ग्रोथ हो। फिर नेक्स्ट है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन थी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन आपके है रेलवे। ठीक है, रेलवे वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द interiors of colonial India with a view to widening the size of the market। रेलवे का डेवलपमेंट किस लिए हुआ है कि यहाँ से ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड्स ले जाया जा सके। इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट का मार्केट जो है वो इंक्रीज हो। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। जो वहाँ से यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है और वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स आ रहा है, उसके लिए पोर्ट डेवलप हुए। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, ऑफिस के वर्क को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राफ भी डेवलप किए। Roads were developed to facilitate transportation of raw material from different parts of the country to the ports। different parts of country से raw material यहाँ आ सके easily, transportation हो सके easily, तो वो उसके लिए भी roads डेवलप हुई। जो आपके roads पहले ऑल वेदर वाली नहीं थी, अब ऑल वेदर वाली roads डेवलप हुई। नेक्स्ट आता है आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट है? देखो, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। तो जो पहले फार्मर्स क्या करते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, खुद के लिए फार्मिंग करते थे, अब उनका कॉमर्शियल आउटलुक हुआ है। फार्मर्स किस में चेंज हुए हैं? कॉमर्शियल आउटपुट में। मतलब सिंपल सी चीज़, पहले वो खुद के लिए बनाते थे, अब मार्केट में सेल करने के लिए बनाते हैं। तो ये चीज़ इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियली हुई है। फिर सेकंड है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें देखो, रेलवे और रोडवेज जो ओपन हुए हैं उससे क्या होती है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ की। अब देखो, आज भी आपके रोडवेज और ये जो है आपके रेलवे, उसमें बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। ये किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की देन है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपके कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। फेमाइंस जो आपके अकाल जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में आपको मदद मिली है। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरिया। ठीक है, पहले अगर आपके जैसे अभी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हुई है उससे क्या होता है, आपके फूड ग्रेन जो है उसको फेमाइन एरिया में पहुंचाने में, मतलब एकदम जल्दी आप प्रोवाइड करा सकते हैं वहाँ पे। इससे फेमाइंस कंट्रोल हो जाती है। फिर नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्या पॉजिटिव पॉइंट है? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। आपको सबको ध्यान है कि पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था, और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। आपने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके, ये भी आपके एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बार्टर सिस्टम को क्या हुआ है, चेंज करके मॉनेटरी सिस्टम लाया गया। फिर लास्ट है आपके एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
This served as a ready रेफरेंस ऑफ आवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स। जो आपके मतलब एक तरीके से बोलो तो अपने पॉलिटिशियंस को और प्लानर्स को, जो प्लान बनाने वाले हैं, उनको बिल्कुल रेडी वर्क मिला है। पहले से किया हुआ वर्क है, उनके ऑफिस ऑलरेडी डेवलप थे। थैंक यू।